तो आज हम ग्राफिक डिजाइन की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास है ग्राफिक डिजाइन फॉर डमीज किताब का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है डिजाइन के सिद्धांत। और हमारा मकसद सिर्फ इन सिद्धांतों की परिभाषा रटना नहीं है, जैसे यूनिटी, रेपिटेशन, रिदम। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये काम कैसे करते हैं। ये एक तरह से विजुअल दुनिया के पीछे की साइकोलॉजी है। सही बात है। और इन्हें अलग अलग समझने के बजाय ये सोचना ज्यादा अच्छा है कि ये एक साथ मिलकर एक कहानी कैसे कहते हैं। अच्छा, आज की बातचीत को मजेदार बनाने के लिए चलिए एक उदाहरण साथ लेकर चलते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मान लीजिए हमें एक लोकल कॉफी शॉप के लिए एक सिंपल सा पोस्टर डिजाइन करना है, तो हम देखेंगे कि ये सिद्धांत उस पोस्टर को कैसे बदलते हैं। बढ़िया आइडिया है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत से शुरू करते हैं, यूनिटी यानी एकता। आप एक ही समय पर ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों तो नहीं दबा सकते। नहीं, मतलब डिजाइन का कोई भी हिस्सा आपके मेन आइडिया के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। यूनिटी का मतलब ही है कि सब कुछ एक साथ फिट हो रहा है, एक टीम की तरह काम कर रहा है। हाँ। और यहीं पर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प हो जाता है। गेस्टाल्ट? हाँ, इसका एक मूल विचार है कि पूरा उसके हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। हमारा दिमाग अपने आप चीजों को जोड़कर पैटर्न ढूंढता है। अच्छा, तो ये गेस्टाल्ट वही चीज है जहां हमारा दिमाग अपने आप खाली जगह भर देता है या डॉट्स को जोड़कर एक तस्वीर बना लेता है? एग्जैक्टली। तो डिजाइनर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या कोई खास तरकीबें हैं जिससे वो हमारे दिमाग को वो देखने पर मजबूर कर सकें जो वो दिखाना चाहते हैं? हाँ, कई तरकीबें हैं। इन्हें गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं। सबको लिस्ट करने के बजाय चलिए 3 सबसे काम के सिद्धांतों को समझते हैं। ठीक है। पहला है निकटता, मतलब प्रॉक्सिमिटी। जो चीजें एक दूसरे के पास रखी होती हैं, हमारा दिमाग उन्हें ग्रुप मान लेता है। दूसरा है समानता यानी सिमिलैरिटी। जो चीजें रंग, आकार या स्टाइल में एक जैसी दिखती हैं, वे भी एक ग्रुप का हिस्सा लगती हैं, भले ही वो थोड़ी दूर क्यों ना हो। रुकिए, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये है कि ये दोनों सिद्धांत आपस में टकरा भी सकते हैं। कैसे? जैसे किसी वेबसाइट के मेन्यू में सारे ऑप्शन पास होते हैं, वो प्रॉक्सिमिटी हो गया। हाँ। लेकिन लॉगिंग बटन का रंग अलग होता है ताकि वो बाकी सबसे अलग दिखे। मतलब वो सिमिलैरिटी को तोड़ रहा है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो तनाव है जिसके साथ माहिर डिजाइनर खेलते हैं। अच्छा। वो तय करते हैं कि कब चीजों को एक जैसा दिखाना है और कब किसी एक को अलग दिखाना है। तीसरा बड़ा सिद्धांत है समापन या क्लोजर। हमारा दिमाग अधूरी आकृतियों को भी पूरा कर लेता है। बहुत से मशहूर लोगों जैसे WWF का पांडा, वो इसी पे बने हैं। हाँ, उसमें पूरा पांडा बना हुआ नहीं है। बिल्कुल। वो जानबूझकर कुछ हिस्से छोड़ देते हैं ताकि हमारा दिमाग उस पहेली को सुलझाने में हिस्सा ले, और वो लोगों हमें ज्यादा याद रहता है। तो अगर हम अपने कॉफी शॉप वाले पोस्टर पर वापस आएं, तो यूनिटी के लिए हम मेन्यू की सभी आइटम्स को पास रखेंगे, मतलब प्रॉक्सिमिटी। हाँ। और शायद हर आइटम के आगे एक जैसे कॉफी बीन का छोटा सा आइकॉन लगा देंगे, मतलब सिमिलैरिटी। इससे पूरा मेन्यू एक यूनिट जैसा लगेगा। बिल्कुल, ये हुई विजुअल यूनिटी। लेकिन एक और यूनिटी होती है कॉन्सेप्चुअल यूनिटी। कॉन्सेप्चुअल मतलब डिजाइन का हर हिस्सा आपके ब्रांड के आइडिया से मेल खाना चाहिए। अगर हमारी कॉफी शॉप का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक और शांत है, तो हम हल्के हरे, भूरे रंग और साफ सुथरे फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर हम वहाँ चटक गुलाबी या नुकीले डरावने फॉन्ट लगा दें, तो वो कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाएगा और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और किताब में कल्चरल यूनिटी का भी जिक्र है, जो मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी दूसरी संस्कृति के प्रतीक या डिजाइन स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे पूरे सम्मान और समझ के साथ करें। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बिल्कुल। बिना रिसर्च के किसी धार्मिक प्रतीक जैसे मिस्र के आई ऑफ रा को बस कूल दिखने के लिए इस्तेमाल करना न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि ये आपके ब्रांड को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो यूनिटी हमारे डिजाइन की नींव है जो सब कुछ एक साथ जोड़ती है। अब जब सब कुछ जुड़ गया है, तो इसे दिलचस्प कैसे बनाया जाए ताकि ये बोरिंग ना लगे? यहाँ शायद अगला सिद्धांत रेपिटेशन यानी पुनरावृत्ति काम आता है। हाँ, रेपिटेशन डिजाइन में एक लय या बीट पैदा करता है। इसे आप किसी गाने के कैची कोरस की तरह समझ सकते हैं। अच्छा उदाहरण है। जब आप बार बार एक ही रंग, फॉन्ट या शेप का इस्तेमाल करते हैं,
तो देखने वाले को एक जानी पहचानी और स्थिर महसूस होती है। ब्रांडिंग में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे कोका कोला का लाल रंग। बिल्कुल, उसका लाल रंग और खास फॉन्ट हर जगह रिपीट होता है, तभी तो हम उसे दूर से पहचान लेते हैं। लेकिन क्या बहुत ज्यादा रेपिटेशन से डिजाइन उबाऊ नहीं हो जाता? जैसे कोई गाना जिसमें सिर्फ कोरस ही बजता रहे। बहुत अच्छे सवाल है। यहीं पर संतुलन की जरूरत पड़ती है। किताब में कहा गया है कि रेपिटेशन में थोड़ा बदलाव, मतलब वेरिएशन लाना जरूरी है। वेरिएशन? ठीक वैसे ही जैसे किसी गाने में एक गिटार सोलो आकर उसे एक नई जान दे देता है। आप एक ही फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहीं उसे बोल्ड कर दिया, कहीं इटैलिक या कहीं साइज बदल दिया। तो ये रेपिटेशन भी है और उसमें वेरिएशन भी। एग्जैक्टली। तो हमारे कॉफी शॉप वाले पोस्टर में हम रेपिटेशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कई तरीकों से। हम पूरे पोस्टर में सिर्फ 2 या 3 रंगों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हर हेडिंग के लिए एक ही फॉन्ट रख सकते हैं, या जैसा हमने पहले कहा, हर मेन्यू आइटम के आगे कॉफी बीन का आइकॉन रिपीट कर सकते हैं। किताब में एक बहुत काम की बात कही गई है, स्पेस, यानी खाली जगह के रेपिटेशन के बारे में। स्पेस का रेपिटेशन? हाँ, अक्सर लोग अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स बनाकर उनके बीच की दूरी का अंदाजा लगाते हैं, जिससे डिजाइन बिखरा हुआ लगता है। बेहतर तरीका है कि पैराग्राफ स्टाइल्स का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा। ताकि हर पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग अपने आप एक जैसी रहे। ये छोटी सी बात डिजाइन को बहुत प्रोफेशनल बना देती है। और इसी रेपिटेशन से एक तरह की विजुअल बीट बनती है ना? हाँ। क्या इसी को रिदम या लय कहते हैं? आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। रेपिटेशन से ही रिदम पैदा होती है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं? बहुत गहराई से। रिदम वो प्रवाह है जो दर्शक की आंखों को एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक ले जाता है। यह एक विजुअल टेम्पो सेट करता है। अच्छा। हाँ। तो रिदम सिर्फ चीजों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये उस दोहराव के बीच की गति और प्रवाह है। बिल्कुल। और किताब में लिखा है कि कभी-कभी इस रिदम को जानबूझकर तोड़ना भी बहुत असरदार हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। किताब में बीस्टी बॉयज के गाने इंटरगैलेक्टिक का एक बेहतरीन उदाहरण है। ओह अच्छा। गाने में वो के बाद एक छोटा सा पॉज लेते हैं और फिर चिल्लाते हैं, ड्रॉप। हाँ, याद आया। वो छोटा सा सन्नाटा सबका ध्यान खींच लेता है। डिजाइन में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए हमारे पोस्टर में सब कुछ एक लाइन में है और हम अचानक एक तस्वीर को उस लाइन से थोड़ा बाहर निकाल दें, तो नजर सीधे उसी पर जाएगी। बिल्कुल। इस तरह आप किसी खास ऑफर या आइटम पर ध्यान खींच सकते हैं। क्या बात है। तो हमने अपने कॉफी शॉप पोस्टर की नींव यूनिटी बना ली, उसे एक पहचान, रिपीटिशन और प्रवाह, रिदम दे दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि पोस्टर पर सबसे पहले नजर कहाँ जानी चाहिए? मतलब शॉप का नाम, मेन्यू, स्पेशल ऑफर, इसमें सबसे जरूरी क्या है? सही सवाल। यहाँ प्रोपोर्शन और स्केल का सिद्धांत काम आएगा, है ना? बिल्कुल। प्रोपोर्शन और स्केल का सीधा संबंध साइज से है। इसका सबसे जरूरी काम है विजुअल हायरार्की बनाना। विजुअल हायरार्की यानी ये तय करना कि क्या सबसे जरूरी है, क्या दूसरे नंबर पर है और क्या तीसरा। तो इसका सीधा सा नियम है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे जरूरी है। मोटे तौर पर हाँ। हमारी आंखें सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे अलग दिखने वाली चीज पर जाती हैं। तो हमारे पोस्टर में कॉफी शॉप का नाम सबसे बड़ा होना चाहिए। उसके बाद शायद 20% ऑफ वाला ऑफर और फिर मेन्यू की बाकी चीजें। किताब में एक तस्वीर है जो इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। अच्छा। एक डिजाइन में एक बड़ा वर्ग, उससे छोटा वृत्त और सबसे छोटा त्रिभुज है। हायरार्की एकदम साफ है। दूसरे में सबका साइज एक जैसा है, लेकिन उनकी ओपेसिटी अलग-अलग है, जिससे कंफ्यूजन होता है। मैंने अक्सर डिजाइनरों को गोल्डन रेशियो और रूल ऑफ थर्ड्स की बात करते सुना है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगते हैं। क्या ये सच में इतने जरूरी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग कैलकुलेटर लेकर डिजाइन करते हैं। ये नियम नहीं, गाइड है। अच्छा, सिर्फ गाइड? हाँ, गोल्डन रेशियो जो लगभग 1.6181 का अनुपात है, प्रकृति में हर जगह मिलता है। सूरजमुखी के फूलों में, शंख में। ये अनुपात हमारी आंखों को स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। और रूल ऑफ थर्ड्स, वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, रूल ऑफ थर्ड्स बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान तकनीक है। आप अपने डिजाइन को एक 3x3 के ग्रिड में बांटते हैं, जैसे टिक टैक टो का बोर्ड। ठीक है। आइडिया ये है कि अपनी सबसे जरूरी चीज को एकदम बीच में रखने के बजाय उन लाइनों पर या जहां वो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं वहां रखें। इससे क्या होता है? इससे डिजाइन ज्यादा डायनामिक और दिलचस्प लगता है। स्टडीज बताती हैं कि हमारी नजर सबसे पहले ऊपर बाएं कटान बिंदु पर जाती है। अरे हाँ, जब फोटोशॉप या फोन में कोई तस्वीर क्रॉप करते हैं तो वो जो ग्रिड दिखाता है वो यही है। बिल्कुल, वो यही रूल ऑफ थर्ड्स है। तो हमारे कॉफी शॉप पोस्टर के लिए
हम शॉप के लोगो को एकदम सेंटर में लगाने के बजाय शायद उस ग्रिड के ऊपरी दाईं या बाएं कोने पर रख सकते हैं। हाँ, ताकि लेआउट ज्यादा आकर्षक लगे। ये एक छोटा सा बदलाव आपके डिजाइन में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो आज हमने जो कुछ भी जाना है उसे अगर अपने कॉफी शॉप वाले पोस्टर के उदाहरण से जोड़ें तो यूनिटी ने हमारे रंगों और फॉन्ट्स को एक साथ बांधकर एक कोहेरेंट लुक दिया। रेपिटेशन ने कॉफी बीन आइकॉन और स्पेसिंग से एक पहचान बनाई। हाँ, उस रेपिटेशन से एक रिदम पैदा हुई जिसने मेन्यू को पढ़ने में आसान बनाया, और आखिर में स्केल और प्रोपोर्शन ने यह तय किया कि ग्राहक सबसे पहले शॉप का नाम देखें, फिर ऑफर और फिर बाकी डिटेल्स। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये सारे सिद्धांत एक ऑर्केस्ट्रा की तरह हैं। अकेले अकेले शायद उतने असरदार ना हो, लेकिन जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो एक खूबसूरत धुन बनाते हैं। क्या बात है। और अंत में मैं सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये सिद्धांत सिर्फ ग्राफिक डिजाइनरों के लिए नहीं है। अगर कोई अपने आसपास की दुनिया को इन सिद्धांतों की नजर से देखना शुरू करे, किसी इमारत के डिजाइन में, प्रकृति में एक फूल की पंखुड़ियों में, या अपनी मेज पर रखी चीजों में भी, तो क्या दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है? क्या हमारे चारों ओर एक छिपी हुई व्यवस्था, एक अनकहा डिजाइन नजर आने लगेगा जिस पर हमने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था?